मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वो जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने ऊपर वाले कमरे में क्लिनिक खोल रखा था। और वो जिस भी 5 औरतों का इलाज करती थी वो औरतें गर्भवती हो जाती थी। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे ऊपर जाने से मना किया हुआ था। कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। उसकी ये बात मैंने मान ली क्योंकि इसमें हमें बहुत पैसे मिलते थे। पर मुझे हैरानी इस बात पर होती कि ऊपर सिर्फ वे औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने नकाब पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा था और एक दिन मैं नकाब पहनकर ऊपर चला गया। सामने जो देखा मैं तो हैरान रह गया क्योंकि मेरा नाम शिव है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं एक होटल में वेटर का काम करता था। उसके लिए मुझे बहुत ही कम पैसे मिलते थे और हमारा गुजारा सही से नहीं हो पाता था। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं। मैं जिस होटल में काम करता था उसमें एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और पूरा होटल जल गया, जिसकी वजह से मैं जो भी कमाता था, जितना भी कमाता था, वो सब ख़त्म हो गया और मेरा काम अब छूट चुका था। कभी हम लोगों को खाना मिलता था और कभी हम लोग भूखे सो जाते थे। मैं दूसरे काम की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, पर क्या पता और कैसे उसने दिमाग लगाया और ऊपर में क्लिनिक शुरू किया जहां वो उन औरतों का इलाज करती थी जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। 6 महीने तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस 6 महीने में उसके पास बस 3 ही औरतें आई थी, पर हैरान करने वाली ये बात थी कि वो तीनों औरतें ही प्रेग्नेंट हो गई। 6 महीने बाद तो क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और नीचे मैं काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुँचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। 1 घंटे से ऊपर हो गया था उस औरत को ऊपर गए हुए, इसलिए उस औरत का पति ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी बहुत औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती है। यह सुनकर वह चुप होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें नकाब पहने हुए आई और ऊपर चली गई। करीब 4 घंटे बाद उस व्यक्ति की पत्नी नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कुछ नहीं था, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें भी नीचे आई और चली गई और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी सिमरन भी नीचे आई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने थे उसे डस्टबिन में डाल दिए। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा, सिमरन, तुम सिर्फ 10वीं पास हो तो फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी औरतों की शादी टूटने से बचाई है। ये सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर में मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम हर जगह फेमस होने लगा था। शुरू में तो बस 3-4 औरतों का ही इलाज करती थी, पर अब दिन में लगभग 25 से 30 औरतों का वो इलाज करती है। अकेले उसको ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल लेता था। उनके इलाज में लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे। मैं हर बार सिमरन से पूछता, आखिर तुम इलाज कैसे करती हो? पर हर बार वो हंसकर टाल देती थी।
मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए ऊपर जाना सख्त मना था। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि काफ़ी दिनों तक बेरोजगार था और घर अभी सिमरन की कमाई से चल रहा था। पहले तो हम लोग कई कई दिनों तक भूखे ही सो जाते थे। मैं बेरोजगार था, इसलिए वो मुझे हमेशा ताना मारती रहती थी। कई बार तो मुझसे लड़कर दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती थी और मेरे से बात भी नहीं करती थी। फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, शिव, मुझे ऊपर में एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली, तुम चिंता मत करो। जिसके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। मैं उसकी बातों को सुनकर चुप हो गया। आखिर उसने ऊपर में क्लिनिक शुरू ही कर लिया। शुरू में मुझे लगता था कि ये क्लिनिक नहीं चलेगा, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले यही सब जानने की कोशिश में लगा रहता कि आखिर वो ये सब कैसे कर लेती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वो ये सब कर भी रही है तो किसके लिए? हमारे और हमारे बच्चों के लिए ही ना। हमारे माँ पापा इस दुनिया में नहीं है। मेरी दीदी की शादी के लगभग 15 साल हो गए थे, पर अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी, जिसके कारण उनका पति और ससुराल वाले उन्हें बहुत तंग करते थे। मैंने अपनी दीदी के बारे में सिमरन से भी बात की, पर उसने अनसुना कर दी क्योंकि सिमरन मेरी दीदी को पसंद नहीं करती थी। बात यह है कि मैं और सिमरन ने लव मैरिज की थी और दीदी हमारी शादी सिमरन के साथ नहीं होने देना चाहती थी। दीदी का मन था कि मेरी शादी वो अपनी ननद से कराए, लेकिन मैं और सिमरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मैंने दीदी की बात नहीं मानी और सिमरन से शादी कर ली। तभी से दीदी और सिमरन एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। शायद इसलिए सिमरन दीदी का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सिमरन का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था। अब हमारे पास काफ़ी पैसे आ गए थे, पर हमेशा मैं यही सोचता कि आखिर सिमरन कैसा इलाज करती है। ये जानने के लिए मैं बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन एक आदमी आया। उसे मैं नीचे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही दो औरतें नकाब पहने हुए आई और ऊपर चली गई। पता नहीं इन दो औरतों को क्या परेशानी थी जो सिमरन दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये दोनों औरतें रोज़ क्लिनिक आती थी। 4 से 5 घंटे के बाद वो औरत नीचे आई और उसी के पीछे पीछे वो दो औरतें भी नीचे आ गई। वो दोनों औरत जैसे ही नीचे आती थी वैसे ही जल्दी से चली जाती थी, लेकिन अचानक से मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों यहाँ कई दिनों से आ रही हैं, आपको जो कोई दिक्कत है वो दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम सिमरन का होता है। तभी मेरी दीदी का फ़ोन आता है और रोते रोते कहती है, शिव, कैसे भी करके भाभी को समझाओ ना,
कि वो मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो सिमरन ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे उस समय बहुत ही गुस्सा आया। फिर भी मैं इन बातों को अनदेखा कर मैंने दीदी के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती हूँ, उनसे कहो कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। मैंने कहा, तुम दिन भर दूसरी औरतों का इलाज करती हो और मेरी दीदी का इलाज क्यों नहीं करोगी? वो बिना कुछ बोले हंसकर वहाँ से चली गई। इस बात को लेकर हम दोनों में कई दिनों तक बातचीत बंद थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पैसे जो कमाने लगी थी, उसकी नज़र में अब मेरे से बढ़कर पैसे थे। कुछ दिनों बाद दीदी रोते रोते घर आई और कहने लगी, शिव, कुछ भी करो लेकिन सिमरन से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति और सास ने मुझे बाँझ कहकर घर से निकाल दिया है। ये सब सिमरन सुन रही थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने और दीदी ने सिमरन के सामने हाथ जोड़कर कहा कि दीदी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम उन्हें माफ़ कर दो, पर उनका इलाज कर दो, क्योंकि दीदी के पति और सास ने घर से इन्हें निकाल दिया है। अब वो लोग दीदी को अपने घर में नहीं रखेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हम दीदी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उनका इलाज नहीं कर सकती हूँ, सिमरन ने कहा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। अब मुझे सिमरन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे ये भी पता करना था कि उसने दीदी का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो दीदी सिमरन का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। शिव, सिमरन ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया? और वो उस पर नज़र भी रखने लगी। मैंने कहा, दीदी, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं शिव, कोई तो बात है। उसने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ तो काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है, पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। इस क्लिनिक में जो दो औरतें रोज़ नकाब पहने हुए आती है, वो औरत नहीं, आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरत आती है, वो दोनों आदमी है। ज़रूर सिमरन कोई बड़ा खेल खेल रही है। दीदी ने जो कुछ बताया था उसको सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आया था। मैंने दीदी से कहा कि कल हम दोनों नकाब पहनकर ऊपर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत नकाब पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे बैठने के लिए कहा। उतने में ही मैंने सिमरन को फ़ोन कर बुला लिया और हम दोनों नकाब पहनकर ऊपर पहुंच गए। सिमरन का क्लिनिक बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो सिमरन को लगा कि हम दोनों वही औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई है। सिमरन बोली, अच्छा हुआ कि तुम दोनों आज जल्दी ही आ गई। ये फाइल लो और इसका नाम लिखो। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और इसे ए पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया। हमें देखकर
सिमरन डर से कांपने लगी। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब सिमरन कहने लगी, हम खाने के लिए तरस रहे थे। हमारे बच्चे कई कई दिन भूखे पेट सो जाते थे। तुम्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। गरीबी ने अपना क्या हाल किया था। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती है जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता है जिन्हें उनके माँ बाप उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते हैं। वो उन बच्चों की देखरेख करती है। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता है तो लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं और उस औरत के ससुराल वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर दिए हैं। जब कभी कोई औरत इलाज करने आती है तो मैं उन्हें साफ साफ बताती हूँ कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है। मैं कोई इलाज नहीं करती हूँ, पर तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं उस औरत और उसके पति का ब्लड ग्रुप लेती हूँ और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती हूँ। मैं दीदी का इलाज इसलिए नहीं की कहीं उन्हें ये सब पता नहीं चल जाए। तभी दीदी ने कहा, नहीं सिमरन, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ थे उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, उन माँ बाप की भी गोद भर जाती है और इस तरह से कितने ही औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। दीदी और सिमरन की आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे मेरी सिमरन पर गर्व महसूस हो रहा था।